नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कृषि एवं बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में और आपको मिलवाते हैं एक विशेषज्ञ से जो आपको जानकारी देते हैं कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न पर्सपेक्टिव्स में और विषयों पर। तो आज के कार्यक्रम का जो हमारे विषय रहेगा वो रहेगा कि कृषि संरक्षण में वनों की क्या भूमिका है। और इस विषय पर जो जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं वे हैं अनीश कुमार शर्मा जी, जो अरण्यपाल वित्त हैं वन मुख्यालय टॉलन शिमला में। सर, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कृषि संरक्षण में वनों की भूमिका पर, तो अगर हम वनों की बात करें तो अगर हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वन जो है कितना हिमाचल प्रदेश में है और वर्तमान स्थिति क्या है जो वन भूमि की है हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश, जैसे आप जानते हैं, एक पहाड़ी राज्य है जी। और वनों का यहाँ अपना ही महत्व है। और जहाँ तक वनों की स्थिति के बारे में बात करें तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो वनों का लीगल फॉरेस्ट जो कहें तो अबाउट 2/3 फॉरेस्ट हिमाचल का 2/3 हिस्सा जो है वो लीगली वन कहलाता है। जहाँ तक ग्रीन कवर की बात है कि हमारे में कितना वेजिटेशन है, उस हिसाब से हिमाचल में लगभग 29% के आसपास हिमाचल प्रदेश ग्रीन कवर से, जो हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की है उसके हिसाब से हिमाचल में। और कहें कि एक हरित प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल हरित प्रदेश है उस स्थिति से कि जिस प्रदेश में ग्लेशियर्स और हाई रीचेस में लगभग 1/3 हिस्सा 30% के आसपास हो, तो हमारे पास 70% एरिया ही बच पाता है जी। और अगर 100 में से अगर हम अबाउट 29% अगर हरित हैं तो हम अपने आप को ये कहेंगे कि 70 से अगर उसका कैलकुलेशन करें तो अराउंड 45 to 50% हम वनों में हरित क्षेत्र देखते हैं जी। तो अगर सर मोटे तौर पे अगर हम देखें कि हम जैसे वन देखते हैं, वन और कृषि जो है हमें एक अलग अलग तरह की जो उपक्रम लगते हैं, तो हम देखते हैं कि वन जो है वो अलग से कहीं पे है तो वहाँ पे कृषि नहीं हो रही है, जहाँ कृषि हो रही है वहाँ वन जो है कम ही देखने को मिलते हैं। तो अगर वन और कृषि के बीच में संबंध की बात करें तो क्या संबंध है वानिकी और कृषि का, और जो कृषि है उस पर वनों का क्या प्रभाव है? अगर हम इस बात मैं इसको बिल्कुल भी आपसे सहमत नहीं जी जी। वन और कृषि जो दो चीज़ें हैं अलग नहीं है जी। हाँ, इसको मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग से कार्य कर रहा है, वन विभाग अलग से कार्य कर रहा है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो ये एक विभाग हुआ करता था। फॉरेस्ट एंड इसको एग्रीकल्चर को जोड़ के बनाया जाता था। और यहाँ भी हम खेती कर रहे हैं, यहाँ हम जरूर वो खेती कर रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन लंबी है। हम पेड़ वृक्ष लगा रहे हैं, जो खेती हम कर रहे हैं 2-3 महीने में होती है, फसलें कुछ कम समय में होती हैं जी। खेतों में वो, जंगल में वो, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मैं ये कहूँगा। वनों और कृषि जो है दोनों भूमि पर हो रहे हैं, और दोनों की स्थिति जब अच्छी रहेगी तभी जब दोनों में अच्छी सॉइल होगी जी। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा ये अलग नहीं है, ये एक ही जी। यानी कि एक नॉर्मल एक धारणा है सर कि अलग अलग दिखते हैं, बट ये एक आपस में जुड़े हुए हैं, और ये किस प्रकार से जुड़े हैं वो आपने बता ही दिया है। उसके अलावा जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं सर, जिसमें वनस्पति और जीव जंतुओं के संरक्षण की बात आती है, क्योंकि वन्य अब अभयारण्य बने हुए हैं और नेशनल पार्क्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कंजर्व कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह से जो है हेल्प कर रहे हैं सर जो वन है, और वनों की संरक्षण में इनकी क्या भूमिका है अगर हम वनस्पतियों की बात करें और जीव जंतुओं की बात करें तो? देखिए, जो ये क्षेत्र है हमारा वन क्षेत्र है, हम जब लीगल बात करते हैं तो वो डिवाइड है जी। मैं वापस से उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि 2/3 में जैसे एरिया कह रहा था लीगली, वहाँ हम वनों को अलग मानते हैं। आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ कि वहाँ पर हम वन अलग से कंसीडर करेंगे और कृषि अलग से कंसीडर करेंगे। और जो वनों में कार्य हो रहे हैं उसमें पेड़ पौधे हैं, हमारे छोटी प्रजाति घास भी उग रहा है। लोगों को, जो किसान हैं, उनको अपने पशुओं के लिए चौड़ी पत्ती के वृक्षों से अगर उनके राइट्स हैं तो वो भी मिल रहा है। और जो पौधे हैं वहाँ पे फ्रूट प्लांट्स हैं वो भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से जंगल में कहूँगा कि वो अलग अलग तरह की वनस्पति को लोगों को भी दे रहे हैं और अपना संरक्षण करके वो खेतों का भी संरक्षण कर रहे हैं। और जहाँ तक आप हमारे जानवरों की बात कर रहे हैं तो एक छोटे कीट पतंगे से लेके हमारे हिमाचल की बात करें तो स्नो लेपर्ड तक, ये सभी जंगल के साथ, अब अगेन हम यही बात करेंगे कि वो जंगल में कन्फाइन नहीं है कि वो यहीं रहेंगे,
वो पूरी डाइवर्सिटी में, पूरे सिस्टम में वो रहते हैं। तो उसके लिए जंगल उनके लिए एक उपयुक्त वातावरण देता है, और बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करने के लिए जंगल का एक महत्व है। जी, और जाहिर सी बात है कि उनको जो खाना या चारा या दूसरे पशुओं पर निर्भर करते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं, तो वो वहीं पे ही अपना जो है इनको फूड मिल जाता है, क्योंकि एक अपने आप में पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम अगर हम कहें तो वन जो है होता है। वनों में मतलब उनका पूरा चेन है जी। अगर मांसाहारी जानवर है तो उसके लिए छोटी प्रजाति का जानवर भी वहीं मिलेगा जी। और अगर वो शाकाहारी जानवर है तो उसके लिए घास पत्ती भी वहीं मिलेगा। तो उसका जो अपना चेन बना है वो मरकर दूसरे जानवर के लिए एक वृक्ष जो है जानवर के लिए, जानवर बड़े जानवर के लिए, और वो वापस मृदा में मिलकर अपना एक चेन क्रिएट करता है, और वो चेन सस्टेन हो सकता है फॉरेस्ट में। और हर एक स्पीसीज़ का मैं ये कहना चाहूँगा अपना महत्व है उसका, ना केवल जंगलों के लिए लेकिन आसपास के लोगों के लिए भी उनका अपना महत्व है। कोई भी एक चीज़ जब अपनी अगर स्थिति से बिगड़ती है तो जंगल में ही नहीं प्रभाव डालेगी, मनुष्य को भी प्रभाव डालेगी। जी। तो ओवरऑल एक जो है एक क्लाइमेट जो है उसको प्रभावित करते हैं पूरे, अगर हम वनों की बात करें तो सर अगर हम वनों की कटाई की बात करते हैं, जैसे वन कटान जो है एक मुख्य एक कहें कि उभर रहा है कि लोग जो है वन कटान जो है कर रहे हैं वो भी इलीगली कर रहे हैं। तो अगर हम बोलें कि वन कटान और कृषि उत्पादन, तो जिसमें कृषि उत्पादन में हम देख रहे हैं कि फ्रूट्स है चाहे क्रॉप्स हम दूसरी लगा रहे हैं, तो उस पर क्या इनका जो है आपस में एक संबंध है कि वन कटान की वजह से फ्रूट के या आपकी क्रॉप्स के जो प्रोडक्शन है उसमें किस तरह से जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन किस तरह से अफेक्ट होता है? वन कटान नहीं, मैं वनों की स्थिति को लेके ये कहता हूँ। अगर वन की स्थिति चाहे कटान से वो ख़राब हो रही है, उसकी स्थिति माइक्रो क्लाइमेट की वजह से ख़राब हो रही है, या कोई दूसरी डिटेरियोरेशन है, वनों में आग लग रही है उससे ख़राब हो रही है, तो डेफिनेटली वनों की स्थिति अगर ख़राब होगी तो वहाँ की जो सॉइल है उसमें इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। और वनों का जब इरोजन बहुत ज़्यादा होगा तो वो सॉइल जो कॉन्टीन्यूसली, अगर खेत की हम सॉइल की बात करें तो हमारे जितने भी खेत हैं वो किसी भी हाइट पे, किसी भी एल्टीट्यूड में, हम अपर हिमाचल की रीचेस की बात करें तो वो जंगल के साथ हैं, लोअर हिमाचल की बात करें तो वो घाटियों के साथ, और उसके ऊपर वो नदियों के थ्रू उनके जंगलों में पास्ट में एक सॉइल आई है और वो एक लेयर बनाती है जिसमें हम कृषि करते हैं, अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। हमारे खेत में जब हम पानी डाल रहे हैं, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो वो सॉइल धीरे धीरे वहाँ से जा रही है, और उतनी ही सॉइल, एक अगर हमारा सिस्टम अगर स्टेबल है तो उतनी सॉइल हमें पीछे से कहीं से वो सप्लाई हो रही है, और वो सारी की सारी सॉइल जो है वो हमें जंगलों से मिल रही है। तो वनों की अगर स्थिति ख़राब होती है तो हम ये कहेंगे कि सॉइल इरोजन जंगल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो सॉइल हमारे खेतों में पहुंच जाएगी ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा नहीं पहुंचेगी, लेकिन वो एक गो में जब भी आएगी तो कहीं वो ज़्यादा आएगी, और कुछ अनयूज्ड होकर वो खेतों में वो हमारे को इम्पैक्ट करेगी। मैं ये कहूँगा वो खेतों को ही नहीं इम्पैक्ट करेंगी। आज हमारा स्टेट जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेट की तरफ भी बढ़ रहा है, जिसमें हमारे डैम्स जितने भी हैं वहाँ पर हमारा पानी स्टोर हो रहा है, और अगर ये मिट्टी और सॉइल इरोजन सारा जाएगा और वो डैम्स में भरेगा तो डैम की लाइफ को भी कम करेगा, और उससे भी इनडायरेक्टली जो हमारी प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट है, वो आखिरकार तो हम ही लोगों ने, चाहे वो किसान है, चाहे वो एक शहर में रहने वाला नागरिक है, उन सब की टैक्सेस से, उन्हीं की मैं कहूँगा पूंजी से वो सब कुछ बना है। अगर वो लाइफ कम होती है तो हमारे स्टेट को लॉस होता है, वो लॉस इनडायरेक्टली हमारा ही लॉस है। जी, तो जाहिर सी बात है सर कि अगर जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है तो वहाँ पे हमें ये समस्याएं देखने को मिलती हैं कि जैसे सॉइल इरोजन हो गया या डैम में सिल्टेशन हो गई, जो आपने अभी कही। तो अगर हम कृषि भूमि की बात करें तो और वनों की बात करें तो सर जो भूमि है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है वनों का, अगर हम बोलें कि कृषि भूमि को किस तरह से इम्पैक्ट करता है? कृषि भूमि की अगर हम बात करें तो वहाँ वो भूमि है कृषि के लिए, और कृषि को जो 3 चीज़ें चाहिए मोटे तौर पर वो हम बात करेंगे कि एक तो उसमें मृदा है, उसमें उसका कितनी उसकी फर्टिलिटी है उस पर डिपेंड करेगी, हमारे बारिश कैसी हो रही है, हम पानी की सप्लाई के बगैर कृषि नहीं कर सकते हैं,
आज मॉडर्न समय में हम उसको सिंचाई की प्रबंध करके वो ला सकते हैं, लेकिन वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब भी वो होता है उसके लिए भी कि हाई रीचेस में पानी की ज़रूरत होगी, उसको पहुंचाना है, वो हो गया। और वहाँ का सबसे बड़ी बात है टेम्परेचर। अगर हमारी कृषि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो खेती हो रही है तो इन सब चीज़ों को, तीनों चीज़ों को रेगुलेट जो कर रहा है वो वन कर रहा है। अगर हमारे वन अच्छे होंगे तो वहाँ का टेम्परेचर एक फिक्स रहेगा जैसा सदियों से चलता आ रहा है, हमारी कृषि उस तरह से होती रहेगी। अगर एक भी चीज़ में वेरिएशन है, अगर टेम्परेचर में मान लो 2-3 डिग्री की वेरिएशन बहुत कम समय में हो जाती है तो हमारा खेती का पैटर्न चेंज हो जाएगा। हमें बहुत जल्दी से उसको शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयार नहीं होंगे, हमें बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज़ करने पड़ेगी। तो वो हम नहीं तैयार होंगे तो हमारी कृषि को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा अगर टेम्परेचर वेरिएशन होता है। और अगर वो जंगल ख़राब होंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन होना ही होना है। फिर मैंने बात की पानी की, अगर नदियों में पानी होगा तभी हम उससे सिंचाई कर पाएंगे। और हमारी जो बारिश हो रही है वो फैल के होगी, बहुत समय में धीरे धीरे से बारिश होगी तो बहुत समय में हम बहुत समय तक अपने खेतों को भी गीला रख पाएंगे, हमारी कृषि अच्छी होगी। और सॉइल की बात तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, अगर सॉइल टिकेगी, एक अच्छी फर्टाइल सॉइल होगी तो कृषि अच्छी हो पाएगी। जी, फर्टिलिटी की बात ही हम कर रहे हैं सर कि जैसे उर्वरता की बात मिट्टी की है तो वो किस तरह से मेंटेन करते हैं। अगर हम वनों की बात करें कि जैसे जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो किस तरह से ऐड करते हैं, अगर हम क्रॉप्स के केसेस में बात करें। अगर सॉइल की बात करें तो ट्रेडिशनली अगर हम अपने सिस्टम को देखें तो हमारे पास नेचुरल वे में हम ये सब मैनेज करते थे। हमारे पशुओं से जो गोबर होता था, हमारे पत्ते जो सड़ते थे, उन्हीं से हम अपने फर्टिलाइज़र्स एक तरह से वहाँ तैयार करते थे और वो एक नेचुरल वे होता था और उससे हमारी एक स्टेबिलिटी रहती थी सॉइल में और लंबे समय तक सदियों से करते आए हैं वो। हम अगर अपने महाभारत काल और रामायण काल की भी अपनी अगर कहीं कहानियाँ सुनते हैं तो उसमें भी खेत उसी तरह से होते थे। और जब हम अपने पूर्वजों से बात सुनते हैं कि 100-200 वर्ष पहले जो हमारे यहाँ खेती होती थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया था। लेकिन मॉडर्न समय में हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने लग पड़े हैं तो एक तरह से हम अपना केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में उसको, रसायन जो है मिट्टी में, उसमें एक बहुत तेज़ी से चेंज ला रहे हैं। तो उस चेंज को कम करने के लिए तो हमें नेचुरल खेती की तरफ आना चाहिए और दूसरा उसको जो डिटेरियोरेशन हो रहा है सॉइल में, अगर वो कॉन्टीन्यूस अपनी प्रोसेस में एक साइकिल की तरह ही काम कर रहा है कि ख़राब सॉइल निकल रही है, नई सॉइल वो धीरे धीरे से आ रही है, वो वातावरण में हमारे चेंजेस जो जियोग्राफिकल चेंजेस होते हैं उससे सॉइल बनती है, तो उसमें वनों की भूमिका बहुत रहती है। तो एक तरह से ख़राब सॉइल निकलेगी और ये लॉन्ग प्रोसेस है, नो डाउट बहुत लंबा समय लगता है इसको घूमने में, लेकिन इसको रेगुलेट करने में जंगलों की वनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज के समय में हम जैसे देख भी रहे हैं सर कि जो वन है उनको संरक्षण करने के लिए जो है सरकार भी अनेक कदम उठा रही है और एक बोलें कि डायर आवश्यकता है, डायर नीड है, एक त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि संरक्षण किया जा सके वनों। तो अगर हम वन संरक्षण की बात करें तो सर कौन कौन से मुख्य उपाय हैं जिससे हम संरक्षित कर सकते हैं वनों को, या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है संरक्षण के लिए? जो वनों का संरक्षण है ये जैसे हम कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, तो इसको करने के लिए जो एक हमें कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा, एक कम्युनिटी को भी साथ आना पड़ेगा और वन विभाग जिसको मैं कहूँगा सरकार की तरफ से जो इस कार्य के लिए उपयुक्त किया गया है तो उसको भी वो कार्य करना होगा। तो ये दोनों मिलकर हमारे वनों का संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। वनों के संरक्षण की अगर हम बात करें तो अब वनों को नुकसान किस चीज़ से हो सकता है, तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि उसको कटान से नुकसान हो सकता है, वनों में आग लग रही है उससे नुकसान हो सकता है। हमारे स्टेट में हालांकि हरित कटान पर बहुत लंबे समय से, लगभग पिछले 40-50 वर्ष से बैन लगा है, तो उससे हमारे जंगलों की स्थिति इन 40 वर्षों में, पिछले 40-45 वर्षों में सुधरी है। अब इसमें एक्सपेरिमेंटल फेलिंग कुछ स्थानों पर हमने स्टार्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, तो वहाँ भी एक्सपेरिमेंटल वे में कर रहे हैं क्योंकि जो ओरिजिनली फॉरेस्ट थे वो नेचुरल जो जंगल के फॉरेस्ट थे, उसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं, जो मैन मेड फॉरेस्ट हैं, उसका एम था कि वो उससे कुछ इकोनॉमी भी बढ़ाए। तो वो उस तरह का, हालांकि उस स्टेज में अभी हम बिल्कुल अभी स्टार्टिंग स्टेज में हम कहेंगे, लेकिन उस तरफ को मैं कटान से ये कहूँगा कि उससे हमें
एक तो रोकना है। सेकंड जो सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में है, बल्कि मैं उसको पहली समस्या कहूँगा, वन अग्नि की है जी। तो वन अग्नि की जो भी हमारे लोअर रीचेस हैं, खास करके चील के जो जंगल हैं, उसमें गर्मियों के मौसम में लगभग 2 से 3 महीने तक हमारे बहुत से जंगलों में आग लगती है। और उस जंगल की आग, चीड़ का जैसे पेड़ है उसको आप जानते हैं कि ये बहुत हार्डी स्पीसीज है। हमें लगता है कि उसमें आग लगी और चीड़ का जो पेड़ है वो अगले साल फिर हरा का भरा वैसा का वैसा है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वो बहुत डालती है आग। ये नई पौध वहाँ जो आ रही है या ब्रॉड लीव्स जो हम लगा रहे हैं, छोटे पौधे जो हैं वो जल जाते हैं। सॉइल इरोजन की आप बात कर रहे थे, अगर सॉइल नंगी होती है तो वो वहाँ से मिट्टी बहेगी तो हमारे जंगलों की स्थिति ख़राब होगी, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होगा, एस्थेटिक वैल्यू गंदी होगी। हमारा प्रदेश टूरिस्ट प्लेस है। ये हम आने वाले समय में अगर 2 चीज़ों या 3 चीज़ों पे बात करें, मतलब हॉर्टिकल्चर को छोड़कर अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए टूरिज़्म और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ये एक मेन हमारे इकोनॉमी को, हमारे प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं आने वाले समय। और मेरा तो ये मानना है कि टूरिज़्म में जिस तरह से हमारा स्कोप है, आने वाले समय में हम बहुत इसमें कार्य करेंगे। और ये टूरिज़्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से है, तो उसके लिए वनों का संरक्षण करना, लोगों को उसमें जोड़ना, वो वन विभाग करता है ये काम। जैसे आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे आऊँ तो इन सबको बचाने के लिए वन विभाग बहुत कार्य कर रहा है, चाहे वो पौधरोपण है, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लोगों को जोड़ना है। एक नई जनरेशन को मैं इसमें कहूँगा कि जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में बच्चे उसी पे ही आ रहे हैं, जैसे कि सर जैसे स्थानीय समुदायों को अगर आप बोलें कि वन संरक्षण में किस तरह से योगदान कर सकते हैं और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो किस तरह से उनको सहयोग करता है या इक्विप करता है कि वो भी वन संरक्षण में अपना योगदान कर सके, तो उन स्कीम्स के या उन उपक्रमों के बारे में बताएं। उसके बारे में अगर मैं बात जैसे भी कह रहा था कि हमें एक तो स्थानीय समुदाय NGOs हो गए हमारे पास, कोई युवा मंडल है, महिला मंडल है, उनके पास एक एम के साथ बने होते हैं। उनको अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए पैसा भी चाहिए, इकोनॉमिक, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी कुछ भी एफर्ट्स करते हैं। और उनका मोटिव जो होता है हमेशा ये होता है कि वो अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाएं, सोसाइटी में वो एजुकेशन का भी कार्य करते हैं। तो इस तरह की जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको अगर हम वनों के संरक्षण में जोड़ पाएँ, वन लगाने में भी और वनों के बचाव के लिए भी, तो इस तरह की बहुत सी स्कीम्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहती हैं। वन विभाग जब भी कोई प्लांटेशन एक्टिविटीज़ कर रहा है तो लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। एक तो अपने आप जो डिपार्टमेंटल प्लांटेशन हो रही है उसमें भी इनडायरेक्टली लोग ही काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से वेजेस मिल रहे हैं या वो कार्य कर रहे हैं, तो वो उनकी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। सेकंड, जो ये बरसात का मौसम है, इस समय वन महोत्सव अलग अलग मनाए जाते हैं, उसमें हम इन लोगों को, जितने भी ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इनको इनकरेज करते हैं कि वो आएँ उन वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि कोई भी जो वन महोत्सव हो रहा है वो किसी वन में किया जा रहा है, और वन जो है किसी न किसी गांव, किसी पंचायत, किसी शहर के साथ है। इम्पैक्ट उस जंगल का उन्हीं लोगों को मिलना है, तो उन लोगों का लगाव जो है वो सबसे ज़्यादा उस जंगल के साथ होता है। तो वो लोग अगर उस कार्य को करेंगे, उनके संरक्षण में भी वो योगदान देंगे। तो इस तरह के काम करने के लिए हम स्कूल के बच्चों को भी इन प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हैं। जी, अभी एक स्कीम चल रही है जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और एक पेड़ माँ के नाम। तो सभी से ये अपील की जाती है कि वो पौधा लगाएं अपनी माँ के नाम। अगर उनकी माँ जीवित हैं तो उस पौधे को लगाते हुए अपनी माँ को भी साथ लाएं और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएं। एक वेबसाइट उसकी बनी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की, उसमें अपलोड करें तो उसका एक डाटा भी बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा। और अगर आपकी माँ नहीं है तो आप उनकी याद में, स्मृति में ये कर सकते हैं, उनकी फ़ोटो के साथ फ़ोटो लगा के खींच सकते हैं। वो आपके लिए एक अंदर से भी एक भाव, अपने सामाजिक भाव को भी प्रेरित करेगा और वनों को भी लगाने में सहायता करेगा। और दूसरी स्कीम्स के बारे में हम इसमें जैसे सर आप फील्ड में काम करते ही हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के फील्ड में, तो अगर हम देखते हैं कि पिछले कुछ समय में या काफ़ी समय से अगर हम देखें तो एक संवेदनशीलता जो है उसमें कमी आई है लोगों के, कि वो वनों की तरफ उतना ध्यान नहीं देते, या कहीं कम्युनिटी में भी रहते हैं लोग तो उतना ध्यान नहीं देते कि ठीक है कि हमको कुछ इसमें जाने तो नहीं देते हैं, या हमारा कोई राइट तो है नहीं, तो हम क्यों कंजर्व करें। तो उस दिशा में किस तरह से काम करें सर, क्योंकि सेंसिटाइजेशन जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए या
है कि अवेयरनेस हो और सेंसिटाइज भी हों लोग, क्योंकि पहले सर हमारे जैसे हिमाचली कल्चर था तो उसमें लोग जो थी, जो बहनें थी वो राखी बांधती थी पेड़ों को भी, क्योंकि पेड़ जो है वो भी हमारी रक्षा करते हैं। तो इस तरह के जो अभियान, एक तो आपने एक पेड़ माँ के नाम कहा, तो इस तरह से और क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम है सर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है इसके लिए? इसमें मतलब जैसे लोगों में ये आप संवेदनहीनता कहोगे, मतलब उस लेवल की हमारे प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन तो फिर भी कुछ, क्योंकि मॉडर्न टाइम में जिस तरह से लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं तो हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं और एक मॉडर्न मटेरियलिस्टिक भी कह लें। एक मॉडर्न पीरियड का एक ये ड्रॉबैक भी है कि हम बहुत एम्स रख लेते हैं और एक ही तरफ को हम जाने की कोशिश करते हैं और बाकी सभी एस्पेक्ट्स को छोड़ देते हैं। आज के बच्चे जो हैं वो खेतों में जाना नहीं पसंद करेंगे, तो जंगल में जाना तो और ज़रा टफ है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये जो सोच है धीरे धीरे बदल रही है। न्यू जनरेशन, अगर आप किसी यंग बच्चे से बात करें, वो इन मुद्दों पे बहुत खुल के बात करता है। दूसरी तरफ से जैसे अगर हम मीडिया की बात करें, हमारे पास आज इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो कि हमें समझाना पड़ता था, आज वो छोटे छोटे बच्चे को वो मालूम है और वो इस दिशा में कार्य करना चाहता है। दिल से वो नहीं है कि वो नहीं करना चाहता है, बस हमें उससे सही डायरेक्शन देनी है। तो इसमें वन विभाग की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। हम इसको अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे आप राखी बांधने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सुझाव है। इस तरह के कुछ कुछ कार्यक्रम कुछ डिविजन्स में लोकल लेवल पर हमारे डीएफओज करते रहते हैं। रिसेंटली भी कुछ डिविजन्स में, अभी जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखता था, तो उन्होंने लोगों को बुलाया और वहाँ पौधा लगवाया या पुराने पौधे पे वो राखी बंधवा रहे हैं। तो जो एक्चुअली सर ये कल्चर का हिस्सा था और ये कल्चर के साथ साथ क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गायब हो गया था या कहें कि कम हो गई थी प्रैक्टिस, बट आज भी जो है ये एग्जिस्ट करता है। और सर इसके बारे में सेंसिटाइज करने की बस एक आवश्यकता है। हमारा प्रचार मंडल है वो इस दिशा में बहुत काम करता है। वो लोगों को, जैसे अभी जंगल की आग की बात कर रहे थे, उस दिशा में क्या क्या कार्य करने हैं, जंगलों को बचाव कैसे करना है, उनको छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक दिखाकर मोटिवेट करना है, मतलब जगह जगह जाकर लोगों से संवाद करना है, प्रोग्राम्स इस तरह के और स्कूल में और कॉलेजेस में जैसे इको क्लब्स हैं, उनके तरह उनसे भी आप मदद लेके सहायता करते हुए कर सकते हैं सर। तो उसके अलावा सर हम देख रहे हैं कि जैसे एक कृषि की भी बात हम कर रहे हैं साथ में वानिकी के साथ, तो अगर हम देखें कि एग्रो फॉरेस्ट्री एक फील्ड के रूप में उभरती है और हम देखते हैं कि जंगल के साथ कृषि भी की जाती है, या कृषि भूमि में जो है जंगल भी आप लगा सकते हैं, तो ये किस तरह का एक प्रोग्राम कहें कि एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये शुरू हुआ है, या आप उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए जानना चाहते हैं? इस दिशा में मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वन विभाग का डायरेक्ट रोल तो इसमें नहीं रहता है एग्रीकल्चर में, लेकिन हम ये कहेंगे कि कुछ स्पीसीज़ जो है, टिम्बर स्पीसीज़ हैं, वो उनको अपने खेतों की साइड्स में लगानी चाहिए। उनको छोटे फलदार पौधे कुछ अगर लग सकते हैं, मतलब उनको अपनी खेती को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिससे एक तो उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी और वो पौधा जो है अगर वो अपने खेत के साथ लगाते हैं, फॉर एग्जांपल लोअर रीचेस में आप खैर की पौधे लगाते हैं, आप इम्पैक्ट मतलब पूरे के पूरे खेत में मैं नहीं कहूँगा वो करें, आप खेती भी साथ में करें और उनको साइड में लगाएं, तो वो आपकी जो भी किसान भाई हैं उनकी इकोनॉमी को भी बढ़ाएंगे और हम एक तरह के इम्पैक्ट से, अगर उसमें नुकसान हो रहा है उससे भी बचेंगे। हमारा डाइवर्सिफाई जितना होगा, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको प्रमोट करना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि ये प्राइवेट ज़मीन पे होना है। तो ये अगर इसमें किसी तरह के उनको पौधों की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा तो फॉरेस्ट्री में हमारे टिम्बर स्पीसीज़ ही लगते हैं, लेकिन लोअर रीचेस में हिमाचल के हम ब्रॉड लीफ स्पीसीज़ भी अपने नर्सरीज़ में तैयार करते हैं। उन स्पीसीज़ से अगर उनके किसानों के जानवर के लिए अगर चारा मिल रहा है, तो उस तरह के स्पीसीज़ की तरफ भी वो अपने आप को देख सकते हैं। जी, तो अगर कुल मिला के हम बात करें सर कि पेड़ चाहे वो कृषि भूमि पे है चाहे वन भूमि पे है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या है, वो जलवायु परिवर्तन को भी रोक रहे हैं और हमारी कृषि को ही ज़्यादा एनरिच कर रहे हैं और हम संपन्न कर रहे हैं अपने किसानों को। तो इसमें आप अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को कि वो कृषि और वानिकी को किस तरह से जो है अपना समन्वय स्थापित करें और उसमें ग्रोथ करें आगे?
मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि वो हमारे वातावरण को ठीक कर रहे हैं, तो बहुत से पेड़ लगाओ, जितने भी वन विभाग के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, क्योंकि जितने आप पेड़ लगाएंगे उतने ही कार्बन एटमॉस्फेयर से आप खींचकर ज़मीन में लंबे समय तक रोकेंगे, और जितनी कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में कम होगी तो हमारी जो जितने भी गाड़ियाँ चलने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर पाएंगे और एक हेल्दी जीवन जी पाएंगे, अपने खेत भी हेल्दी होंगे। तो यही संदेश दूंगा कि वो अपने पौधरोपण वनों के साथ भी करें और खेतों में भी। जी, तो सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों, आप दूरदर्शन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए आप YouTube के चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और एक्स पे भी। तो दर्शकों, आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।